प्रैक्टिकल नंबर 42 में है किसी इंडक्टर का कैरेक्टर को जानना। इस इंडक्टर में रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टेंस को ज्ञात करना है। सबसे पहले जानिए कि आखिर इंडक्टर का डिजाइन क्यों किया गया है। इसका अपना मूल मकसद होगा। बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में देखते हैं कि तार के लपेट लपेट के चौक जैसा बनाया हुआ रहता है। हालांकि उसको इंडक्टर या चौक कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों सेम ही है। इसका मूल उद्देश्य होता है एनर्जी का स्टोर करना, मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में कुछ समय के लिए, सदा के लिए नहीं। दूसरा काम होता है डीसी को पास और एसी को ब्लॉक करना। और तीसरा होता है किसी भी जब सर्किट बनाते हैं डीसी परिपथ को, तो उस करंट को स्मूथ करना यानी रिपल को खत्म करता है, करंट को फिल्टर करना। तो इंडक्टर का इतना सारा काम है। इंडक्टर में क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, यह कैसे काम करता है, अभी इस प्रैक्टिकल के माध्यम से सीखना है। रेजिस्टेंस आप कई प्रकार के पढ़े हैं, जैसे एक होता है रेजिस्टिव रेजिस्टेंस, एक होता है इंडक्टिव रेजिस्टेंस, एक होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो सब अलग अलग प्रकार का क्यों, कुछ तो अंतर होगा। रेजिस्टिव रेजिस्टेंस उसको बोलते हैं जिसका ओम में वैल्यू बताता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस उसको बोलते हैं जो इंडक्टर बनाया गया है, सप्लाई देने के बाद जो उसका रेजिस्टेंस होता है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। और कैपेसिटर में सप्लाई देने के बाद जो रेजिस्टेंस उत्पन्न करता है या जो बनता है उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। तो करंट का सबका अपना अपना इफेक्ट होगा। उसी चीज को अभी हमको ये करके देखना है और प्रूफ करना है कि यह सही है या गलत है, क्या इसमें अंतर होता है, क्यों इसको बनाया गया है। इस प्रैक्टिकल को करने के लिए आपको चाहिए दो चौक या इंडक्टर। जो आप लोगों ने इसको बनाया है, ये दो इंडक्टर है, ताकि हम इसको सीरीज पैरेलल में हमको कनेक्ट करके देखना है। इसके अंदर में एक लोहा का इसमें रड डाला गया है ना। एक हमने रेजिस्टेंस लिया है ताकि इसका करंट को हम कंट्रोल कर सके। ये आपको डीसी रेगुलेटर पावर सप्लाई है ताकि यह हमको डीसी आउटपुट करके दे। एक हमने क्लैंप मीटर लिया है और इससे हम करंट और वोल्टेज को माप लेंगे ताकि हमको गणना करने में आसानी हो। तो एक क्लैंप मीटर का हमने इस्तेमाल किया है। एसी आपूर्ति के लिए इधर है कनेक्शन, वहां से सप्लाई दे देंगे और यहाँ आ जाएगा। अब देखिए, इस प्रैक्टिकल को करने के लिए आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू हमको निकालना है, एक इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है और एक इंडक्टेंस हमको निकालना है। तीन चीज हमको निकालना है। आप सबसे पहले जानिए कि इसका होता क्या है, कैसे सर्किट बनाएंगे। तो हमने एक, जैसे ये पावर सोर्स है और हमने इसको सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाया है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ताकि हम करंट को आसानी से कम बेशी कर सके। ये ए मीटर लगाया है। इस कनेक्शन में हम ए मीटर तो नहीं लगाए हैं, लेकिन ए मीटर के जगह पर हम क्लैंप मीटर से करंट माप लेंगे। और ये वोल्ट मीटर के जगह पर भी क्लैंप मीटर से वोल्ट माप लेंगे। और ये दो इंडक्टर हमको सीरीज में हमने जोड़ा है। तो इसका ये है, उसी को इधर पैरेलल में करके देखना है कि सीरीज और पैरेलल में क्या अंतर होता है। ठीक है, अब हमको देखिए रेजिस्टेंस निकालना, इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना और इंडक्टेंस निकालना। तो तीनों निकालने के लिए क्या होता है, मूल रूप से XL है हमको इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का हमको निकालने के लिए इम्पीडेंस निकालना पड़ेगा और रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस हम खुद निकाल लेंगे। और जब इंडक्टिव रिएक्टेंस निकल जाएगा तो
इंडक्टेंस हम निकाल लेंगे, एल का वैल्यू इस फॉर्मूला से हम निकाल लेंगे। एक रेजिस्टेंस चाहिए, तो रेजिस्टेंस हमको मापने के लिए ये मल्टीमीटर है और मल्टीमीटर से डायरेक्ट हम रेजिस्टेंस नाप लेंगे। आपको एक बात क्लियर कर दें, जब हम इसमें सप्लाई नहीं देते हैं इंडक्टर में, तो इसमें कुछ अपना रेजिस्टेंस बताता है। तो कोई भी इंडक्टर है या कोई भी कंडक्टर होता है, तो उसमें पहले से अपना एक रेजिस्टेंस उपस्थित होता है, जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ से यहाँ का रेजिस्टेंस मल्टीमीटर से या कलरीमीटर से नापेंगे, तो जो हमको रेजिस्टेंस बताएगा वो आर का वैल्यू होगा, रेजिस्टिव रेजिस्टेंस। तो आर का वैल्यू हम ऐसे निकाल लेंगे, और जेड जब निकालना होगा तो हम V बाई आई से फॉर्मूला से निकाल लेंगे। जेड इम्पीडेंस निकल जाएगा, और जब इम्पीडेंस निकल गया, रेजिस्टेंस निकल गया, तब हम इस फार्मूला से हम एक्सएल का वैल्यू निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक रिएक्टेंस। ठीक है, तो अब सभी चीज को नापते हैं, कितना वोल्ट ले रहा है, कितना करंट आ रहा है, कितना रेजिस्टेंस है, सबको इसको नोट करते जाते हैं। फिर देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस आता है, एसी में और डीसी में। अब देखिए, हमको इसका आर का वैल्यू पहले पता करना है, तो मल्टीमीटर से नापकर हम आर का वैल्यू पता कर लेंगे, ताकि इस इंडक्टर में कितना रेजिस्टेंस है, जो ये इंडक्टर है, तो हम पहले इसको रेजिस्टेंस पर सेट कर लेते हैं। अब हम इसको नापते हैं कितना प्रतिरोध आ रहा है। ये लीजिए, कितना आया, 7.2 ओम हमको आ रहा है रेजिस्टेंस आर का वैल्यू। तो यहाँ हम लिख लेते हैं आर का वैल्यू 7.2 ओम हो गया। अब हमको डीसी सप्लाई में वोल्टेज और करंट हमको निकालना है। पहले देखते हैं कि कितना करंट लेता है, कितना वोल्टेज पर, है ना, चेक करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको सप्लाई देते हैं, लगा जी उसको। यहाँ तो हमने डीसी रेगुलेटर पावर सप्लाई लगाया है, इसका मीटर का एक्यूरेसी सही नहीं है, तो इसके जगह पे हम यहाँ कलम मीटर से नापेंगे, इसका एक्यूरेसी लगभग ठीक ठाक है। तो इसे हम नापते हैं। वोल्टेज हमको चाहिए कि इस इंडक्टर को कितना वोल्टेज मिल रहा है, इसको हम वोल्टेज पर सेट कर ले रहे हैं। अब यहाँ हम चेक कर लेते हैं इसको, इंडक्टर को कितना वोल्टेज मिलता है। यहाँ देखिए कितना आ रहा है, कितना वोल्ट आया, 5.04 वोल्ट हमको आ रहा है। लिख लिया सब, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं 5.04 वोल्ट आ गया, ये हो गया। अब हमको नापना है कि ये इंडक्टर अभी कितना करंट ले रहा है। करंट नाप लेते हैं। करंट यहाँ नापे कि यहाँ नापे, कहीं भी नापेंगे सब सीरीज में जो रहा करंट हमको बराबर आएगा। ये लीजिए करंट कितना आ रहा है, ये देखिए, देखिए 0.9 एम्पियर हमको करंट है, तो लिखो 0.9 हमको एम्पियर करंट आया, हो गया। अब देखिए, जब हमको इतना ये आ गया, तो अभी मतलब इतना ओम पर 0.9 एम्पियर हमको करंट ले रहा है। वोल्ट अभी हम स्थिर रखे हुए हैं 5.04 वोल्ट है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, इसका अगर हमको रेजिस्टेंस निकालना होगा, तो इतना में यानी वोल्टेज में करंट से भाग देंगे तो रेजिस्टेंस आ जाएगा। भाग देकर देखो कितना रहा, कितना आया 5.6 ओम, और यहाँ आ रहा है 7.2। इसका मतलब बताओ गड़बड़ कहाँ हो रहा है। इसमें हमको इतना देखने को मिल रहा है, थोड़ा बहुत हमको देरी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसी चीज को, यानी अभी तो हम इसको डीसी सप्लाई देकर देखे हैं इसमें, अब हम इसको एसी सप्लाई देकर देखते हैं। क्योंकि एसी सप्लाई देंगे तभी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस निकलेगा, इम्पीडेंस निकलेगा। अभी आपने इसको डीसी सप्लाई देकर चेक किया, तो डीसी सप्लाई आपने वोल्ट यानी 5.04 वोल्ट आपने सप्लाई दिया, तो
तो उसी रेजिस्टेंस पे हमको 0.9 एम्पियर करंट ले रहा है और रेजिस्टेंस इसमें 7.2 ओम है। रेजिस्टिव रेजिस्टेंस जब इसमें सप्लाई नहीं दिए हैं, डायरेक्ट नापे हैं तो ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको अब हमको एसी सप्लाई देना है और तब देखना है कि क्या क्या वोल्टेज, कितना करंट आता है, कितना वोल्ट, ठीक है। चालू कीजिए। हमको इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालने के लिए या इम्पीडेंस निकालने के लिए वोल्टेज, करंट, इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस की जरूरत होता है। तो पहले वोल्टेज देख लेते हैं कि इंडक्टर को कितना डीसी हमको वोल्टेज मिल रहा है। ये लीजिए कितना वोल्टेज आ रहा है, यहाँ देखिए कितना वोल्ट आया, 5.05 वोल्ट आ रहा है एसी। इसको नोट कीजिए, 5.05 वोल्ट हो गया एसी, है ना। अब हमको इसका करंट निकालना है, कितना करंट ले रहा है। इसको लेते हैं और करंट पर हम इसको सेट करते हैं। ये लीजिए करंट पर हमने सेट कर लिया और इसको चेक कीजिए। ये देखिए कितना करंट आ रहा है, 0.4 एम्पियर हमको करंट आ रहा है। नोट कीजिए 0.4 एम्पियर। ये हो गया हमको करंट, 0.4 एम्पियर हमको करंट ले लिया। अब हमको रेजिस्टेंस पता करना है, तो रेजिस्टेंस तो डायरेक्ट इसका प्रतिरोध हम नाप लेंगे तो हमको पता चल जाएगा। आर ऑफ कीजिए, ऑफ हो गया। अब इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं आर। देखिए कितना आया, 7.4 ओम आया। तो चलो आर हमको निकल गया 7.4 ओम हो गया। अब हम जब कोई इतना वोल्टेज और करंट रेजिस्टेंस निकल गया तो इम्पीडेंस हम निकाल लेते हैं। इम्पीडेंस यानी जेड बराबर फॉर्मूला होता है V/I। तो हमको पता है कितना है, 5.05 वोल्ट और करंट है 0.4। अब मोबाइल निकालो, इसको भाग दो, कितना आता है बताओ, कितना आया, 12.625। चलिए ये हो गया 12.625 हो गया। ये हो गया हमको इम्पीडेंस। अब इम्पीडेंस निकल गया तो इंडक्टिव रिएक्टेंस हमको निकालना है। XL बराबर फॉर्मूला है √Z² - R²। तो हम अंडर रूट कर लिए इसको। Z हमको कितना आया है, 12.62। इसको लीजिए 12.62 का स्क्वायर माइनस आर कितना है, 7.4 ओम। 7.4 ओम, इसको स्क्वायर लो जी, मोबाइल से कैलकुलेशन करो, इसको निकालो कितना रहा है। तो आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस निकल गया 10.22। 10.22 क्या ओम में, ये लीजिए ओम हो गया। अब जब हमको इंडक्टिव रिएक्टेंस हमको निकल गया तो इंडक्टेंस हम निकाल सकते हैं। इसमें देखिए इंडक्टेंस निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, XL चाहिए। 2 का वैल्यू हमको पता ही है, पाई का वैल्यू हमको दिया हुआ 3.14 है ना। अब फ्रीक्वेंसी हमको जांच कर देख लेना है कि कितना फ्रीक्वेंसी है। तो चलो इसको चेक कर लें। चलो अभी क्या करते हैं, पहले इसको ये कर लेते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी नाप लेते हैं। तो अभी करते हैं इसको। XL का वैल्यू आया 10.22 बाई 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना है, 3.14 आ गया। और फ्रीक्वेंसी हमको इसको इंटू में करना है और हर्ट्ज में 50 हर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी है ये वाली।
अब इसको मोबाइल से भाग दीजिए, कितना आ रहा है, कितना आया 0.03 क्या हेनरी। हमको इसका प्रेरणा आ गया, यानी इंडक्टेंस एल का वैल्यू, ठीक है। तो ये हमको निकल गया। 3 चीज फाइंड आउट करना था। एक था हमको इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये हो गया। एक था इम्पीडेंस, जो हमको ये हो गया। रेजिस्टेंस जो आपने क्लैंप मीटर से मापा है, ये हो गया। और इंडक्टेंस हमको ये हो गया। तो चारों चीज हमको निकल गया। अब देखिए यहाँ ध्यान, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, जब आप प्रतिरोध उसको डायरेक्टर नापते हैं रेजिस्टिव रेजिस्टेंस में, तो आपको 7.4 ओम आया, ठीक है। तब इसका करंट देखिए यहाँ 0.4 एम्पियर ले रहा है, यानी कि अभी एसी सप्लाई में। और डीसी में उसी चीज को देखिए, यहाँ देखिए डीसी सप्लाई में 5.04 वोल्ट पे 0.9 एम्पियर ले रहा है। हमको रेजिस्टेंस 7.2 ओम है, तो हमको 7.2 ओम पर 5 वोल्ट पर 0.9 एम्पियर ले रहा है। अब इसी वोल्ट पर, इसी प्रतिरोध पर देखो एसी में कितना ले रहा है। तो देखिए वोल्ट हमने 5.05 ही रखा, रेजिस्टेंस देखिए हमको 7.4 ही है ना। तब इस पर करंट देखिए 0.4 एम्पियर हो गया है। डीसी में हमको यही 0.9 एम्पियर है, जबकि हम करंट और रेजिस्टेंस दोनों को हम स्थिर रखे हैं, लेकिन करंट यहाँ वेरी कर गया, है ना। तो यही है इंडक्टर का अपना कैरेक्टर। रेजिस्टेंस बढ़ गया, देखिए। अब यहाँ देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस, यहाँ प्रतिरोध बढ़ गया, तो जहाँ रेजिस्टेंस बढ़ेगा वहाँ करंट घटेगा, ये ना होता है। तो यहाँ 7.4 ओम था प्रतिरोध। अब जैसे ही इसको डीसी के जगह पर एसी सप्लाई दिए, तब इसका रेजिस्टेंस हो गया 10.22 ओम। अब जैसा ही प्रतिरोध बढ़ेगा तो करंट घट जाएगा। तो देखो इसका करंट, इसीलिए यह करंट ही घट गया। बस समझे। तो इस प्रैक्टिकल में क्या क्या प्रूफ किए आपने? इम्पीडेंस निकाला जेड का वैल्यू, फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाला, और उसके बाद एल इंडक्टेंस आपने निकाला। अभी जो ये प्रैक्टिकल हुआ ये सीरीज का है। अब इसी चीज को अब पैरेलल करके हमको देखना है कि पैरेलल में क्या डिफरेंट होता है। तो इस प्रैक्टिकल में मूल रूप से हमको देखना था कि करंट पर क्या इफेक्ट हुआ, ठीक है, रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ा। जैसा ही डीसी की जगह पर एसी हम दिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाले तो उसका वैल्यू बढ़ गया, और यही कारण है कि उसका करंट घट जाता है। अब बताइए इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? तो इसका इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ पर हमको पावर का स्टोर करने की जरूरत होता है, जैसे परमानेंट के लिए नहीं, कुछ समय के लिए। और यही कारण है कि जब कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनता है तो उसमें, यानी उसमें एलईडी लाइट लगाते हैं इंडिकेटर के रूप में। तो आप देखिएगा कि कोई इंडिकेटर होता है कि डायरेक्ट बंद हो जाता है सप्लाई करने पर, और कोई इंडिकेटिंग एलईडी होता है जो धीरे धीरे ऑफ होता है। इसका मतलब है जो एनर्जी स्टोर करके रखता है इंडक्टर, वो एक डिस्चार्ज नहीं होता, वो धीरे धीरे होता है, और तब जाकर लाइट धीरे धीरे ऑफ होता है। इसका इफेक्ट आप यहाँ देख सकते हैं। अब आपको इसमें कुछ लगता है कि सर यहाँ पर हमको गड़बड़ हो रहा है, कुछ हमको समझाइए, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप लोग जब थ्योरी पढ़ते हैं तो एसी सर्किट में आपको ऐसा इम्पीडेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत कुछ पढ़ना होता है, उससे दिमाग खराब हो जाता है। और उसी चीज को यहाँ प्रैक्टिकल करके देखे कि यहाँ क्या इफेक्ट हुआ, सारा चीज का वैल्यू हमने नोट किया और आपको अंतर बताया कि जैसे ही डीसी सप्लाई देते हैं तो प्रतिरोध कम रहता है,
एसी सप्लाई देते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, इसीलिए करंट हमको कम जाता है। समझे? अभी आपने इसको सीरीज में कनेक्ट करके देखा है, इसका करेक्टर को निकाला है, क्या का अंतर हुआ आपने देखा। अब इसी को पैरेलल में कनेक्शन करके देखना है, एक बार डीसी सप्लाई देकर, एक बार एसी सप्लाई देकर। अभी हम इसको पहले एसी सप्लाई देकर चेक कर लेते हैं क्या फर्क पड़ता है। यहाँ देखिए, सबसे पहले इसको हमको क्या चेक करना होगा, रेजिस्टेंस चेक कर ले रहे हैं। कितना आया? 2 ओम लिखो, 1.9 आ रहा है, लेकिन लिखो 2 ओम, है ना। ये हो गया 2 ओम आपका प्रतिरोध आ गया। तो यह अभी एसी सर्किट का प्रतिरोध बता है पैरेलल में, तो इसको हम नोट कर लेते हैं। एसी का प्रतिरोध आ गया, आर आ गया 2 ओम। अब पैरेलल में इसको अप्लाई वोल्टेज हम ले लेते हैं, इसको चेक कीजिए, आया कितना है, 2.65 हो रहा है, तो 2.5 वोल्ट लीजिएगा। एसी का 2.5 वोल्ट हो गया, इसको नोट कर लेते हैं। वोल्टेज आ गया 2.5 वोल्ट हो गया। अब हमको करंट इसका चेक करना है, चलिए करंट हम इसको निकाल लेते हैं। एसी पर देखिए, अभी करंट ले रहा है 1.2 एम्पियर करंट, इसको नोट कीजिए। करंट हो गया 1.2 एम्पियर हो गया। अब हमको जेड निकालना है, तो जेड का वैल्यू निकालो, भी भाई आई करके कितना आया, 2.0। ठीक है, सही बोलना जी। 2.5 में 1.2 से भाग दो, तो इम्पीडेंस आ गया हमको कितना आया, 2.08 इम्पीडेंस आया। तो अब हमको इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालने का फॉर्मूला वही एक्सएल है। एक्सएल निकाल दो, इस फॉर्मूला पर सेट कीजिए, इसको कितना आ रहा है, आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस निकल गया 0.56 ओम आ गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस निकल गया। तो अब हमको इसका इंडक्टेंस निकाल के बताओ। तो जब आपका पैरेलल में इंडक्टेंस निकाले तो आया आपको 0.0017 हेनरी। अब देखिए, दोनों में अंतर देखिए, जब सीरीज में किए तो आपको इंडक्टेंस आया 0.03 हेनरी, और जब पैरेलल किए तो 0.0017 हेनरी। ठीक है, तो जब हमको अब इम्पीडेंस में भी देखते हैं तो इसमें रेजिस्टेंस हमको बढ़ गया। सीरीज में इम्पीडेंस देखिए आया 10.22, उसी चीज को पैरेलल में किए तब इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस देखिए 0.56 ओम आया। इसमें घट गया, बहुत घट गया, है ना। जब रेजिस्टेंस यानी जब इंडक्टिव रिएक्टेंस हमको घट गया तब इसका करंट देखिए कितना वैल्यू ले रहा है, 1.2 एम्पियर, जबकि यह सीरीज में हमको ले रहा था 0.4 एम्पियर। जैसा ही पैरेलल में किए इंडक्टिव रिएक्टेंस घटा तो इसका एम्पियर देखो 1.2 एम्पियर चल गया, हो गया। तो अभी तो आपने इसको एसी सप्लाई देकर चेक किया, अब इसको डीसी सप्लाई देकर चेक कर लें। अब हमको इसको चेक करना है वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस सब में तो एसी ही रहेगा, जितना हमने जब एसी को पैरेलल में किया था जितना रेजिस्टेंस आया था उतना अभी भी आएगा। तो इसका आर हमको हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना है 2 ओम, ये हो गया 2 ओम, हो गया। अब इसका वोल्टेज देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पे चेक कर लिए
अब कर लेते हैं। डीसी वोल्टेज हमने सेट कर लिया। अब चेक करना है इसको, यहाँ पे वोल्टेज कितना आ रहा है, इसको पकड़िए। देखिए कितना वोल्टेज आया, 2.2 लिखिए, तो इसका वोल्टेज आ गया 2.2 वोल्टेज आ गया, 2.2 वोल्ट हो गया। अब हमको करंट निकालना है, चलो इसका करंट चेक कर लेते हैं। अब इसका करंट चेक कर लेते हैं, ये लीजिए, ये लगा लिया और इसको चेक करते हैं। देखिए इसका करंट आ रहा है, देखो 1.3 एम्पियर करंट ले रहा है, 1.3 एम्पियर। ये लीजिए इसका करंट हो गया, 1.3 एम्पियर आर हो गया। इसमें अब हमको निकालना क्या है, ये टोटल चीज तो हमको निकल ही गया, कुछ नहीं निकलना है। आपको देखना है तो आप इसको वैल्यू को गुना भाग करके आप देख सकते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं, ये है ना। तो दोनों में अंतर देखिए, इसका करंट कितना आया पैरेलल का 1.2 एम्पियर, एसी में पैरेलल में हमको आया 1.2 एम्पियर, और इसमें डीसी में देखिए 1.3 एम्पियर। तो 0.1 का डिफरेंट हो रहा है एसी और डीसी दोनों में, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हमको इसमें थोड़ा बढ़ गया है, कितना है 2 ओम। इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना आया था इसका, हाँ देखिए इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस आया था 0.5 ओम, मतलब 0.56 ओम है ना। इसका प्रतिरोध देखिए हमको कितना है 2 ओम है ना, इसीलिए करंट में ये वैरी आ गया है। हुआ, ये चीज हमको देखना था। तो सीरीज और पैरेलल एसी सप्लाई देकर और डीसी सप्लाई देकर दोनों को हमने चेक कर लिया। मूल चीज हमको इंडक्टर में यह देखना था, इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ता है तो क्या होता है, रेजिस्टेंस अपने आप कैसे बढ़ जाता है, इम्पीडेंस क्या है और इंडक्टेंस क्या है। जो अभी सारा चीज का इफेक्ट आपने ये करके देखा, तो हमें नहीं लगता है कि अब आप लोग से कभी पूछेंगे कि रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस में क्या अंतर है, तो आप बता पाइएगा कि रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ओमिक, और इंडक्टिव रिएक्टेंस वो है जब एसी सप्लाई देने के बाद जो प्रतिरोध पर हमको कम बेसी या जो इफेक्ट होता है, जो वैल्यू आता है, उसे इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। तो जैसे ही सप्लाई देते हैं तो करंट कम बेसी अपने आप वैरी होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस अपने आप कम बेसी वैरी होगा। कौन कौन चीज पर डिपेंड करता है, तो वोल्टेज सोर्स पर और फ्रीक्वेंसी पर। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं होगा तो क्या रेजिस्टेंस वैरी होगा, नहीं होगा। जो आपको डीसी में बताएगा सेम टू सेम आपको एसी में बताएगा, तो यह फ्रीक्वेंसी के कारण होता है। हाँ समझ गए। अब इसमें आप लोगों को कुछ पूछना है तो हमसे पूछिए। कुछ नहीं, तो जाइए बैठिए।